Welcome class ninth. In this video we are going to talk about speed time graphs. तो ऑलरेडी मैंने जूम क्लासेस में आप लोग को ये सारी चीज़ें बता दी थी, ग्राफ क्या होता है और किस तरीके से उसको हम रीड करते हैं, उसमें से क्या क्या हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं एक ग्राफ से। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर 3 तरीके के केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला जो केस होगा व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जो आपकी स्पीड होती है बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी। जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि आपका स्पीड सेम है, मतलब कि बढ़ा नहीं टाइम के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका हो गया ज़ीरो, राइट। ओके, सिमिलरली इसी तरीके का हम दूसरा ग्राफ केस पढ़ेंगे। दूसरा केस हमारा क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड हमारी बढ़ेगी, चेंज होगी। तीसरा जो हम बात करेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे। तो 3 तरीके के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो फिगर नंबर 35 राइट साइड में आप देख पा रहे होगे, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है स्पीड एंड टाइम ग्राफ, जिसमें कि एक आपका ओरिजिन ओ है। ठीक है, कोई भी ग्राफ में हम लोग एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा स्पीड एक्सिस है, एक हमारी टाइम एक्सिस है। ठीक है, तो स्पीड एक्सिस में आप देख पा रहे होगे एक ए मार्क है इधर। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे ये ए मार्क है, राइट, सबको दिख रहा होगा। एंड ये ए मार्क हो गया और यहाँ पे आपका बी सी इस तरीके से नेमिंग दी गई है। ओके, सो थोड़ा सा हम इसको इंटेंसिटी कम करते हैं एंड ओके, नाउ इसको आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है कि बिल्कुल आप ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट जा रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से। स्ट्रेट का मतलब क्या, अगर हम इस ग्राफ में कई सारे पॉइंट्स को एज्यूम करें, ठीक है, ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स मान लो हमने एज्यूम किया, तो इस पॉइंट पे स्पीड का कुछ वैल्यू मिलेगा और टाइम का कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो फिर अगर ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं हम, तो इधर देखिए और इधर नीचे देखिए, तो कुछ टाइम की वैल्यू मिली, कुछ स्पीड की वैल्यू मिली। स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक स्पीड मिल रहा है हमको। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर आपका जो है एक्सेलरेशन हम देखने को मिल रहा है, राइट। इधर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो सेकंड केस की बात हो गई। खैर, क्योंकि फर्स्ट केस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था, तो एक बार एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सेकंड केस हमको वैसे पढ़ना था बेसिकली, स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो क्या होगा, तो फिलहाल के लिए इसको हम डिस्कस करने वाले थे। थोड़ा सा रिवीजन एक मैं दे देता हूँ फर्स्ट केस के लिए। जब आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्पीड आपकी कांस्टेंट है, तो आप देख पा रहे होगे अपने ग्राफ में इस तरीके से बना हुआ है, राइट। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हम ये देख पाएंगे कि टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है। भाई टाइम तो किसी के लिए नहीं वेट करेगा, टाइम तो बढ़ेगा ही, बट आपका जो स्पीड है वो हर एक टाइम पे सेम है। देखो, आप इस ग्राफ को अगर एक अलग अलग पॉइंट एज्यूम कर लो इस ग्राफ पे अगर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को बहुत ही क्लियर दिखेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके इस ग्राफ को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ अगर। ओके, सो अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट एज्यूम कर लो इस ग्राफ में। ठीक है, मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली मेंशन हो। यहाँ पे देखो, अलग अलग मैंने ब्लू कलर से पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे अब आप एक बार ग्राफ देखो, कोई भी ग्राफ बना होता है ना, उस पर एक पॉइंट एज्यूम कर लो और फिर उसका एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर एक इस एक्सिस पे गिरा दो और एक इस एक्सिस पे गिरा दो, तो उस पॉइंट पे ग्राफ की जो वैल्यू है आ जाएगी। मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ का उस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ टाइम होगा, सपोज से 2 सेकेंड टाइम होगा, यहाँ पे स्पीड मान लो 30 है ना। तो अगेन अब यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर, देखो टाइम तो बढ़ा आगे बट स्पीड आपकी सेम है ना। इसी तरीके से एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे देखो टाइम आपका बढ़ा बट स्पीड आपकी फिर भी सेम है। तो ये ग्राफ पता करने का तरीका है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब कि आपकी स्पीड है कांस्टेंट, है ना। चलो, ये बात क्लियर होगी आपको। तो ये सारे वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, वही जो चीज़ मैंने अभी बोली वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। बाय सेइंग दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, वी मेंट दैट, हमने ये जाना कि द स्पीड डज नॉट चेंजेस विद टाइम, स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। भाई एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है, स्पीड का बढ़ना, है ना। और डिसेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड का घटना, रिटार्डेशन।
तो ना ही एक्सेलरेशन हो रहा है ना ही रिटार्डेशन हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी, ना चेंज होगी, कभी नहीं चेंज होगी। अब स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विद अ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज़ व्हेन द स्पीड रिमेन्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ मिले जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वो सीधा आँख मूंद करके आपको क्या बोल देना है, वो कि ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ठीक है, ओके। Now, in other words, if speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, then the speed of a body is constant. तो हम क्या कह सकते हैं इस ग्राफ को देख करके कि स्पीड जो बॉडी की है, जिसका भी ये ग्राफ बना हुआ है, वो आपका कांस्टेंट है। Since the speed of a body is constant or uniform, there is no acceleration, hence there is no question of finding the acceleration. भाई कोई सवाल ही नहीं उठता acceleration पता करने का, क्योंकि हमें पता है वो ज़ीरो होगा। वी कैन हाउ एवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ लेकिन हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं। याद करो मैंने आपको सिखाया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए बेसिकली हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम टेकन। अब भाई इस फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बना लिया, यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होगे, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, देखो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट सी, अगर हमको पॉइंट सी पे निकालना है, यानी कि पॉइंट सी किधर आपको दिख रहा है ग्राफ में, भाई पॉइंट सी हमारा ये है, ठीक है, अब सबको दिख गया होगा। नाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट सी, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी बी वाली लाइन पर। हम परपेंडिकुलर सी बी लाइन की ड्रॉ करेंगे हमारे ग्राफ, ठीक है। देखो आप देख पा रहे होगे सी बी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है जो डॉटेड लाइन से, देखो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ही तो है ये। किस पे लाया कर रहा है, ग्राफ से लेकर के बी और सी हमने इस तरह किया एट पॉइंट सी, ठीक है, विच मीट्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी। सी से स्टार्ट किया, बी पे इसको मिला दिया, तो सी बी लाइन बन गई एक। अब हम क्या कह सकते हैं, द स्पीड एट सी इज़ सी बी। जो स्पीड है अगर पॉइंट सी पे स्पीड की हम बात करें तो वो कितनी है, सी बी। सी बी है कि नहीं, सी बी है। देखो भाई स्पीड कौन सी वाली एक्सेस रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली एक्सेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड ही तो करेगी, है ना। ये जो ऊपर से नीचे वाली लेंथ है एक्चुअली में ये वाली लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, स्पीड ही तो है ये, स्पीड एक्सिस की, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। नाउ ठीक है, और हम ये जानते हैं कि सी बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। देखो ग्राफ में देख करके बात करो, सी बी किसके बराबर हो रहा है, ओ ए के बराबर हो रहा है। ये तो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, देख पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो स्पीड एट सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, ठीक है। सी बी से हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। अच्छा टाइम एट सी क्या है भाई, सी पे टाइम कितना है भाई, ओ से लेकर कहाँ तक आ गए आप, सी। अब टाइम की बात कर रहे हैं तो आप इस वाली लेंथ को देखोगे पॉइंट सी तक, ओरिजिन से लेके पॉइंट सी तक, देखा कि नहीं देखा आपने, ये वाली लेंथ कितनी है, ओ सी। ओ सी है कि नहीं है, तो ओ सी होगी। अब इसी वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो स्पीड आपकी क्या आ गई, स्पीड आपकी है ओ ए और आपका टाइम कितना है, ओ सी है। तो ओ ए इंटू ओ सी यानी कि स्पीड इंटू टाइम टेकन इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है ना, वही। तो स्पीड की जगह ओ ए रख दोगे, टाइम टेकन की जगह ओ सी रख दोगे, आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, अच्छा ओ ए इंटू ओ सी बेसिकली क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो ओ ए इंटू ओ सी, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, होता है कि नहीं होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। तो अब जो हमारा ये जो ग्राफ है एक्चुअली में एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस रेक्टेंगल का, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता लगा लेंगे, ठीक है। तो हमें देखो ग्राफ के थ्रू हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल लिया बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो दस इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एंक्लोज बाय द स्पीड टाइम कर्व, तो एरिया जो भी एंक्लोज करेगा आपका स्पीड टाइम का कर्व वो, और एंड द टाइम एक्सिस, वो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। समझ में आ गई बात, चलो इतनी सी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ के जगह पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्राफ के केस में केवल, वरना तो वेलोसिटी इज़ डिफरेंट, स्पीड इज़ डिफरेंट। तो आप जानते हो डिफरेंस क्या है उसके पीछे, है ना, ओके।
So everywhere in the above discussion. Thus we can say that the velocity time graph of an object, of a moving object, that is moving with a constant velocity or uniform velocity in a straight line parallel to the time axis. We can also say that the velocity time graph, the area enclosed by the velocity time curve and the time axis gives the distance traveled by the object. और इसी के साथ पहला केस आपका रिवाइज हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लाइव क्लास में बताया था. चलो और सेकंड की बात करते हैं, जिसको कि एक्चुअली में हमें इस वीडियो में करना था. चलो, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. अब यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन हमारा आ जाता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस हमारा ग्राफ नहीं है, बल्कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, बिल्कुल टेढ़ा ऐसे गया हुआ है. ठीक है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं. इसको भी देखो स्ट्रेट गया हुआ है ना, बिल्कुल मुड़ा नहीं है, कहीं बेंड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन ही है ये भी. अब लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है. पिछली बार क्या था, टाइम के साथ साथ स्पीड वॉज सेम कांस्टेंट नॉट चेंजिंग, बट यहाँ पे स्पीड इज चेंजिंग, है ना. सो वी हैव टू फॉलो दैट. नाउ व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. भाई यूनिफॉर्म की डेफिनेशन ही यही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट चेंज हो, है ना. इन अदर वर्ड्स द स्पीड बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड जो है टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, ये अल्फ़ा जो है ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं. यानी कि टाइम जब बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगा. ये आपको मैंने क्लास 8th में भी समझाया था और 9th में भी समझाता रहूँगा. तो टाइम के साथ साथ स्पीड हमारी बढ़ती ही जाती है. तो दिस इज़ द सिचुएशन हियर. नाउ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी स्ट्रेट लाइन. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ. अच्छा, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी इस ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? सो टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट अ टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू, यानी कि क्यू पे हमको, जब मोशन हमारा क्यू पे है, एक टाइम मतलब टाइम जब हमारा क्यू पे है, भाई टाइम एक्सिस पे ही तो है पॉइंट क्यू, तो टाइम जब हमारा क्यू पे पहुंचा तब हमको एक्सेलरेशन निकालना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगेन जैसे पिछली बार किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ तक. टाइम एक्सिस से लेकर के ग्राफ तक एक हमने क्यू पी नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन से. आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, बार बार मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं. आपकी बार सिर्फ ग्राफ क्या है, ओरिजिन से स्लैंट पास हो रहा है. ठीक है, चलो, तो एक हमने क्यू से लेकर के पी तक एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया. अच्छा, पी से लेकर क्यू, ये हमारा पी क्यू जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस है, और ये ग्राफ पे जाके पी पॉइंट पे मिल रहा है. अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअली में. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द एक्सेलरेशन इज़ व्हाट, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब हम फिगर की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्राफ की बात कर लेते हैं. उससे कैसे रिलेट कर पाएंगे हम? द चेंज इन स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू. तो ये जो चेंज है स्पीड में, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. भाई देखो कैसे कर रहा है पी क्यू रिप्रेजेंट. आपका जो स्पीड है वो पॉइंट पी पे कुछ और है. देखो आपका जो स्पीड है वो पॉइंट पी पे कुछ और है, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ और है. और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉइंट इसकी बात करें क्यू पे, पॉइंट क्यू पे स्पीड कुछ और होगी, है ना. कैसे निकालेंगे स्पीड? भाई स्पीड कौन सी एक्सिस है हमारी? ये वाली एक्सिस है. तो जिस पॉइंट से हमको निकालना है स्पीड को, वहाँ से एक हम परपेंडिकुलर स्पीड एक्सिस की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू स्पीड की दे देता है. और यहाँ से जब कट करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक और स्पीड की वैल्यू मिलेगी अलग अलग. अब ये अलग स्पीड की वैल्यू है और ये अलग स्पीड की वैल्यू है, समझ रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू ग्राफ. नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठना, उस पर लिखते चलना, ग्राफ को बनाते चलना, तो और अच्छे से समझ में आएगा. ना बेटा, अब जो है यहाँ पे हम ये चीज़ जानते हैं, द चेंज इन स्पीड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, वेयर एज टाइम टेकन इज इक्वल टू ओ क्यू. भाई टाइम टेकन कितना है? ओ क्यू. और स्पीड कितनी है हमारी? पी क्यू. है कि नहीं है? देखो, सो एक्सेलरेशन हमारा बेसिकली क्या हो जाता है? पी क्यू अपॉन ओ क्यू. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारा जो एक्सेलरेशन है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है? पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, क्योंकि चेंज इन स्पीड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पी क्यू. और टाइम टेकन ओ क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ देखा और बस वैल्यूज़ को पुट कर दिया. समझ में आ गई बात? चलो, अब जो है बट पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज़ द स्लोप. याद करो मैंने बताया था ना स्लोप आपको. स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस इज़ बेसिकली व्हाट नोन एज
स्लोप, या फिर इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है, of a speed time graph OP. Therefore, we conclude that in the speed time graph, the acceleration is given by the slope of the graph. यानी कि slope of the graph के through acceleration given होता है अगर हम speed time graph की बात करते हैं. In other words, the slope of a speed time graph of a moving body gives its acceleration. समझ में आ गई बात. स्पीड टाइम ग्राफ का अगर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल पता चलता है, बट अगर स्पीड टाइम ग्राफ का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ. कैसे? देखो, पिछली बार तो आपका ग्राफ में रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था. अगर डिस्टेंस ट्रैवल हमको कैलकुलेट करना था तो एरिया आपने जो कैलकुलेट किया था वो इस रेक्टेंगल का कर डाला था. करा था कि नहीं करा था? बस लेंथ बिंदु बैठ आ गया था. अब लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या बन रहा है, इस कर्व के अंडर का एरिया आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है कंडीशन होती है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ये वाला जो एंगल होता है ट्रायंगल का अंडर का. चलो भाई, अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट. एज एक्सप्लेन अर्लियर, जैसा कि आपको पहले ही समझाया गया था, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन अ टाइम corresponding to the point Q, figure number 36, will be equal to the area of the triangle OPQ. भाई OPQ ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ, विच इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ORPQ. अगर हम ORPQ की बात करें तो ORPQ का रेक्टेंगल है, उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा. बेसिकली ग्राफ से ये देख करके ये बता रहे हैं आपको. समझ में आ गई बात? तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, और ट्रायंगल OPQ का एरिया आपका जो है या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो, या फिर सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ. तो ORPQ का हाफ कर दोगे तो OR इंटू OQ और उसका हाफ कर दिया, बेसिकली वही है. चाहे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हाफ कर दो, चाहे सिंपली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगा सकते हो आप. चलो, ये तो बात होगी आपके एक्सेलरेशन की. थोड़ी सी रिटार्डेशन की भी बात कर लेते हैं. ग्राफ रिटार्डेशन का कैसे बनेगा? अब आप सोच रहे हो कि सर एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ऐसे बना था, रिटार्डेशन का कैसे बनेगा? देखो, रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे बनता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको. समझ में आ गई बात? चलो, तो इसको भी रीड कर लीजिएगा. इसमें कुछ नहीं है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव होता है. ठीक, इस तरीके से बनता है ग्राफ. तो दोनों में डिफरेंस है, याद कर लो, उसको काम आता है बहुत. अब बेटा आगे क्या है आपका? सो प्लीज़ नोट दैट इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी द स्ट्रेट लाइन sloping upwards shows uniform acceleration. On the other hand, in a speed time graph of a body, straight line sloping downwards will indicate uniform retardation. समझे? It should be noted that we can also use the word velocity in place of speed, जैसा कि पहले ही बताया. Thus, we can also say that velocity time graph of a moving body moving with the uniform acceleration is a straight line, and slope of the velocity time graph of a body indicates its acceleration, or area under the curve will represent the distance traveled. In speed time graph shown in figure number 36, we have assumed that the initial speed of a body is 0. हमने वहाँ पे एज्यूम कर रखा है कि स्पीड जो है 0 से स्टार्ट हो रही है. लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्राफ भी होते हैं जहाँ पे हम स्पीड को 0 ना करके ले करके बल्कि कोई कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड कर देते हैं कि इनिशियल स्पीड इतनी है, उसके बाद जितनी भी बड़ी हो. ठीक है, तो उस केस में आपका ग्राफ 0 से ना स्टार्ट हो करके एक पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा. जैसे कि देखो, यहाँ पे तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, देखो यहाँ पे है ना. लेकिन यहाँ पे देखो, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुआ है, आपका पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ है ना. पॉइंट बी से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ है. तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें. तो ये तो ग्राफ की स्टडी है, इसको आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, एक बार लिख करके करोगे ना, आराम से याद हो जाएगा आपको. और समझा तो मैंने दिया ही है, तो ऑब्वियस ही बात है. नाउ स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट 0. स्पीड टाइम ग्राफ जब आपका इनिशियल स्पीड जो है 0 नहीं है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ऐसा बनेगा आपका ग्राफ. अब इसके केस में आप सोच रहे हो कि सर अब यहाँ पे हम एरिया कैसे निकालेंगे? भाई याद करो, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में ट्रेपीजियम के बारे में. ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का बनता था, जिसमें कि आप एक हाइट निकाल लेते थे
और ये इस पैरेलल साइड्स की लेंथ पता होती थी आपको। तो फॉर्मूला होता था ट्रेपीजियम के एरिया का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इसका और इसका दोनों साइड का सम इंटू हाइट, ये जो हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। तो यही ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। मैं बना के दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये एक तरीके का ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि ये और ये पैरेलल साइड्स हो गई और हाइट हो गई ये वाली, ये हाइट हो गई ट्रेपीजियम की, समझ रहे हो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिकम्स द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस ट्रैवल में निकाल सकते हो, और भाई आप एक्सेलेरेशन तो निकाल ही सकते हो। एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, बात नहीं, सॉरी पॉजिटिव आएगा इसमें तो, ठीक है। अगर उल्टा होता तो नेगेटिव आता, चलो कोई बात नहीं, खैर। तो इसको आप पढ़िएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जब आपका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा देखो, कर्व सा बनता है, बिल्कुल ऐसे गोल सा, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं उसको, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। चलिए, अब आप ग्राफ आपको गिवन है, सैम्पल प्रॉब्लम आप लगाइए। देखो सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। इस क्वेश्चन में ये जो ओ ए लाइन है, ये किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। पहले, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले देखना होता है ग्राफ किसके किसके बीच का है। यहाँ पे ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का नहीं, बल्कि स्पीड और टाइम का है। और स्पीड टाइम में हमने देखा है कि अगर इस तरीके का स्ट्रेट ग्राफ बनता है जहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको, हाँ, और वो भी स्ट्रेट है, कुछ मुड़ा उड़ा नहीं है, तो ओ से लेकर ए तक के मोशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूँ आपसे ए से लेकर के बी का जो आपका ग्राफ है वो किस तरीके का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोचोगे यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्ट्रेट हो गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस कौन सा ग्राफ था हमारा, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड था, जहाँ पे टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा था। व्हाट टाइम ऑफ मोशन दैट इज बी सी इज रिप्रेजेंटिंग। अब ये जो बी सी है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो स्लोप नीचे आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, समझ गए। अब इसी तरीके से आप डी ई और ई एफ निकाल लोगे, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना आप ज़रूर से। अब हम बात करते हैं टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पिछली क्लासेस में बता दिया था। अब डिराइव कैसे कर सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की हेल्प से, उसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो ग्राफ है उसको साइड में देख लो, फिगर नंबर 43, सब लोग देख लो भाई। सबसे पहले तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रट जानी चाहिए, बिल्कुल अभी तक तो रट जानी चाहिए। नहीं याद है तो रट लो उसको, अपने दीवार में चिपका लो, कहीं भी बुक में रख लो, डेली लिख लो, हाथ पे लिख लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलो, अब आपको डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ग्राफ किसके किसके बीच का है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है भाई। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ तो है, बट ये 0 से नहीं स्टार्ट है, ग्राफ किसी एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट है। ओके, वो भी हमने मान लिया, चलो ठीक है, ठीक है। ये आपका ग्राफ जो है 0 से ना स्टार्ट होकर के एक पर्टिकुलर वैल्यू a से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर a से लेकर के ये b तक गया, इस तरीके का ग्राफ है, ठीक। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू उसके पास कोई थी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है ना, ए से लेकर के बी तक वेलोसिटी चेंज हुई हमारी, चलो कोई बात नहीं। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ऑफ अ ग्राफ एज शोन इन फिगर नंबर 43। द बॉडी हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t। ए से लेकर बी तक इसकी वेलोसिटी चेंज हुई विथ इन टाइम t, स्मॉल t टाइम में इतना चेंज हुआ। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है स्मॉल a, जो कि a से लेकर के b तक में अप्लाई हुआ है। तो आफ्टर सम टाइम स्मॉल t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम t के बाद v बन गई, ठीक है। तो टाइम किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है OC से। देखो टाइम की एक्सिस कौन सी है, ये वाली, तो टाइम कौन सी लेंथ हो जाएगी, ये जो OC है, होगी कि नहीं होगी, ग्राफ से देखो हो गई टाइम। अब ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको करना ये है कि आप देखोगे इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v विच इज़ इक्वल टू BC। तो फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी v बन जाती है, और जो कि फाइनल वेलोसिटी v किसके बराबर है, ये BC लेंथ के बराबर है। देखो v यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होगे आप लोग, देखो ये ठीक है, अपनी बुक्स में देखिएगा, आप लोग दिखेगा। चलो
और u किसके बराबर है, ये देखो ये वाली लेंथ u होगी, देखो ये u हो गया, ये v हो गया और ये t हो गया हमारा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन कहाँ से निकलता है भाई, स्लोप से निकलता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन z एक्सिस से। ये आपका a ऑलरेडी दे रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। चलो अब हमें करना क्या है, सो द टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर CB। हमने इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमने एक CB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट B से टाइम एक्सिस के ऊपर, ठीक है, समझ गए। चलो और क्या किया हमने, टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर CB फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C से लेकर के हमने CB एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड AD टू OC और AD टू OC, समझ गए, AD टू OC हमने एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा होगा सारा। इस तरह के कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी स्मॉल u इज रिप्रेजेंटेड एज OA, इक्वेशन नंबर 1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी स्मॉल v रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ BC, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम द ग्राफ हम ये कह सकते हैं कि BC जो हमारा है वो उसको हम अगर BC को हम तोड़ करके लिखें, पूरी लेंथ को, इस पूरे BC को हम तोड़ करके लिखें तो ये BD प्लस CD के बराबर है। देखो BD प्लस CD या फिर DC एक ही चीज़ है, चाहे CD लिखो चाहे DC लिखो, है ना। बहुत सही बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इसको इसमें पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये जो DC है ये OA के बराबर है। देखो यहाँ पे ग्राफ में देखते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप ग्राफ को देखो, ठीक है। अपना पेपर पे ग्राफ बना करके रखो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलो, ग्राफ को देखते चलो, कंपेयर करते चलो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम ये कह सकते हैं कि OA हमारा जो u था तो हम इसमें रख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू BD प्लस OA के जगह पे u रख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू BD प्लस u आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे। देखो आपके बुक में इक्वेशन नंबर 4 कहाँ बना हुआ है। अब वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BD। हमको BD की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्चुअली में ये जो BD है, ये जो BD है आपका, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही तो है ना। और ये किस तरीके से गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसे गिवन है कि नहीं गिवन है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन A है वो स्लोप ऑफ लाइन AB होना चाहिए। भाई एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, और यहाँ पे ग्राफ क्या है AB। देखो लाइन, रेड वाली लाइन AB दिख रही होगी आपको। तो AB का जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा BD अपॉन में AD। कैसे निकलेगा स्लोप, BD अपॉन में AD। स्लोप निकालने का ये तरीका होता है। देखो BD अपॉन AD, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल a, कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जो है AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू T लिख सकते। भाई AD क्या है दिख रहा है आपको, OC भी क्या है दिख रहा है आपको, टाइम है, इज इक्वल टू स्मॉल t। सो पुटिंग दिस t इन द प्लेस ऑफ AD इन द अबव रिलेशन हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू स्मॉल a इज इक्वल टू BD अपॉन में स्मॉल t, या फिर t को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो a इंटू टी हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू a इंटू टी हो गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। देखो तो एक बार ना आपको खुद से करना पड़ेगा, पेन पेपर से 2-3 बार लिख करके करना पड़ेगा, तब जाके आपको बिल्कुल से ये रट जाएगा। और अगर ये आ गया ना तो बाकी जो दोनों हैं ना वो भी ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी मैं समझा देता हूँ। सपोज द बॉडी ट्रेवल्स, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करना है, यानी कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को डिराइव करना है ग्राफ से, तो कैसे करोगे। चलो सपोज द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t। मतलब सपोज कर लो कि एक बॉडी स्मॉल टाइम t में एक छोटा डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन फिगर नंबर 43 जो कि आपने ऑलरेडी कॉपी में बना रखा होगा, बार बार मैं उसमें नहीं जाऊँगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस। भाई डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेते थे ना, स्पेस जो भी है उस ग्राफ के अंदर का, यही तो करते थे। एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB एंड द टाइम एक्सिस OC, AB एंड OC के बीच का एरिया जो है विच इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ फिगर OABC। समझ में आ गई बात, OABC का एरिया। अब ये कैसे निकलेगा भाई OABC का एरिया, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने का। डिस्टेंस ट्रैवल विल बी एरिया ऑफ द फिगर OABC सबको दिख रहा है कि मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, OABC देखो है ना, अब तो दिख ही रहा होगा।
चलो भाई, तो OABC जो है इसको एरिया निकालना है। वो कैसे निकलेगा भाई? अगर हमको OABC का एरिया निकालना है तो हमको दो चीज़ का एरिया निकाल लेना होगा, अलग अलग कर लेते हैं। एक तो हम इस रेक्टेंगल को अलग एरिया निकाल लेते हैं, और एक हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर दोनों के एरिया को सम अप कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल एरिया निकल आएगा। टोटल एरिया निकल गया तो हमारा क्या निकल आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो कि हमारा है S। ठीक है, हमें यही निकालना है, तो निकालते हैं बेटा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ट्रायंगल ABD और रेक्टेंगल OADC, ये हमारा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का देखो, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है यहाँ पे? टाइम वाला OC टाइम, यानी कि T, स्मॉल t, है ना। अगर ADCO या OADC रेक्टेंगल की बात करें तो, और हाइट कितनी है इसकी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? U के बराबर, देखो OA U, तो U इंटू T एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? उसमें हम ऐड कर देंगे इसकी वैल्यू, इस राइट एंगल ट्रायंगल जो ABD हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चलो, ग्राफ को देखते चलो, तभी समझ आएगा, नहीं तो नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। फिर ध्यान से सुनना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके। अब आपने पहले क्या निकाला? पहले आपने छोटे वाले रेक्टेंगल का जो नीचे है उसका एरिया निकाल लिया, उसको अलग से रख दिया। अब उसको ऐड किस में करोगे आप? राइट एंगल ट्रायंगल में जो बचा हुआ है उसको निकालेंगे ना। तो उसको करने के लिए क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो था। तो हाफ इंटू बेस क्या है भाई? बेस है AD, और हाइट कितनी है? हाइट है हमारी BD, है कि नहीं है हमारी BD, है ना। देखो यही है यहाँ पे AD इंटू BD, सिंपली चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये देखो सब कुछ यहाँ पे ईजिली लिखा हुआ है पूरा, है ना। तो वो मैंने जो बताया सारा कुछ यहाँ लिखा रखा है। अब आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया। अब सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, दोनों का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कर लेना, ये आपका होमवर्क है थर्ड वाला, ज़रूर सबको आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमारा चैप्टर, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो हमारा चैप्टर भी हो जाएगा ओवर। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, करीब 32 मिनट्स की है। तो आपकी क्लास जो होती है वो 40 मिनट्स की होती है, तो अगर क्लास के विदिन आप देख लेते हैं इस वीडियो को तो बहुत अच्छा, लेट करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, सो try to complete it as soon as you can. See you in next class then. Okay students, take care, bye bye.